क्या हो अगर हम इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोक सकें? क्या हो अगर हम इन रेडिएशंस को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकें और पृथ्वी को फिर से प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे कूल डाउन कर सकें? दोस्तों, ईयर 1850 के अराउंड स्टीम पावर का इन्वेंशन हुआ। 1850 से 1900 के दौरान शिप्स, ट्रेन्स और सभी तरह की इंडस्ट्रियल मशीनरी को पावर देने के लिए स्टीम इंजन का यूज होने लगा। इस पीरियड को प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन माना जाता है। तब से अब तक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.21 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। क्लाइमेट साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा प्लैनेट बहुत तेजी से वार्म अप हो रहा है और इसके इल इफेक्ट्स हम सबके सामने हैं। पिछले साल यूएस कनाडा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स दर्ज किए गए। हीट वेव्स के चलते वहाँ 500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टर्की, ग्रीस, सर्बिया समेत बहुत सी कंट्रीज में वाइल्ड फायर्स के कारण मीलों तक फैले जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतु जलकर राख हो गए। कहीं सूखा पड़ा, कहीं फ्लड्स आए तो कहीं हरिकेन्स ने सब तबाह कर दिया। रिसर्चर्स का मानना है कि ईयर 2100 तक सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ सकता है, जो कि दुनिया की 10% पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर देगा। मालदीव्स जैसे आइलैंड नेशंस सबमर्ज हो जाएंगे और इंडियन कॉन्टिनेंट भी डूबने की कगार पर होगा। इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगेगा और लगभग 1/3 लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर पोलर आइस पूरी तरह पिघल जाएगी और सी लेवल लगभग 50 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिसके चलते सॉल्टी वाटर ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देगा और फूड सप्लाई भी घट जाएगी। और जब ये टेम्परेचर 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा तब तक सभी रेन फॉरेस्ट डेजर्ट्स में बदल जाएंगे। बची हुई पॉपुलेशन अर्थ के कुछ हिस्सों में कंसंट्रेट होने लगेगी, जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर को जन्म देगी। एटमॉस्फेयर में मौजूद SO2 ओजोन लेयर को पूरी तरह खत्म कर देगी। दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अर्थ को फर्दर हीटिंग से रोकना होगा। लेकिन क्या हमारे पास अर्थ को कूल करने का कोई रास्ता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, सोलर रेडिएशंस लगातार अर्थ पर पड़ रही हैं। कुछ रेडिएशंस क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती हैं और जो रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं उनका भी कुछ पार्ट लाइट कलर्ड सरफेसेस जैसे कि स्नो और आइस कैप से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जाता है। बाकी की हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। ये गैसेस अर्थ को वार्म रखती हैं और उसे रात के समय या कहें कि सोलर रेडिएशंस की एब्सेंस में ज़्यादा ठंडा होने से बचाती हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं और उनके बढ़ने से अर्थ की हीटिंग और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इस एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग प्राइमरीली एटमॉस्फेयर में एक्सेस CO2 की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, लेकिन आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से अर्थ के क्लाइमेट पर लंबे समय से हो रहे नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि प्लैनेट को कूल करने का पहला स्टेप यही हो सकता है कि CO2 को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोका जाए। ऐसा करने के लिए पावर प्लांट्स और दूसरे इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के एमिशन से CO2 डायरेक्टली रिमूव करनी होगी, यानी कि हमें जीरो एमिशंस को टारगेट करना होगा। इस टारगेट को हिट करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज में कार्बन रिमूवल प्लांट सेटअप किए गए हैं, लेकिन एफिशिएंसी कम होने के कारण ये कामयाब नहीं है। आज साइंटिस्ट प्लैनेट को आर्टिफिशियली कूल करने के इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं। कुछ पॉलिसी मेकर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर्स ने इन हार्मफुल ट्रेंड्स को रिवर्स करने के लिए कुछ नॉवल मेथड सजेस्ट किए हैं, लेकिन ये थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जियो इंजीनियरिंग की। जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट इंजीनियरिंग का ही एक रूप है। इसका पर्पस है अर्थ के क्लाइमेट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को रिवर्स करना। करेंटली इस टेक्नोलॉजी का फोकस मेनली 2 एरियाज पर है। एक है कार्बन कैप्चर और दूसरा है सोलर जियो इंजीनियरिंग। तो आइए पहले जान लेते हैं कार्बन कैप्चर के बारे में। इसे कार्बन जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस का मेन पर्पस है कार्बन को एटमॉस्फेयर से सक करना। यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC के मुताबिक
ईयर 2100 तक अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करना है तो एटमॉस्फेयर से 1 ट्रिलियन टन्स कार्बन को हटाना होगा। लेकिन क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ कार्बन है और पेड़ पौधे कार्बन कैप्चर मशीन्स की तरह काम करते हैं। अगर लगभग 1 ट्रिलियन ट्रीज लगाए जाएं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अब तक रिलीज हुई लगभग 1/3 कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। लेकिन ये फीजिबल नहीं होगा। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड्स की ज़रूरत है। रेजिडेंशियल एरियाज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इतने पेड़ लगाना एक इमेजिनरी टास्क है। दोस्तों, कार्बन कैप्चर का एक इंजीनियर्ड सॉल्यूशन भी है। इस प्रोसेस में CO2 को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से वैक्यूम किया जाता है और प्रेशराइज्ड अंडरग्राउंड केवर्न्स में स्टोर कर इससे बाद में यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। साइंटिस्ट कुछ और कार्बन रिसर्च प्रोग्राम्स जैसे आयरन फर्टिलाइजेशन को भी स्टडी कर रहे हैं। इस प्रोसेस में कार्बन एब्जॉर्बिंग फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए आयरन को ओशन सरफेस पर स्प्रेड किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कार्बन कैप्चर की इन टेक्निक से केवल एमिशंस के एक फ्रैक्शन को ही ऑफसेट किया जा सकता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट के मुताबिक जब तक ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन रिडक्शन और CO2 रिमूवल के थ्रू कम ना कर दिया जाए तब तक अर्थ को आर्टिफिशियली कूल डाउन किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का सब्स्टिट्यूट नहीं। अर्थ को आर्टिफिशियली कूल डाउन करने के इस प्रोसेस को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट यानी कि SRM भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस टेक्निक से इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक किया जा सकता है और उन्हें वापस स्पेस में भेजा जा सकता है। ऐसा करने से ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें से एक है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शंस। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जून 15, 1991 को फिलीपींस में पिनातुबो वोल्केनो इरप्ट हुआ था। इस दौरान एस्टिमेटेड 20 मिलियन टन्स ऑफ एशेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए और मीलों की दूरी तय की। वो सेंचुरी का सेकेंड लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि साइंटिस्ट ने पाया कि अगले 18 मंथ्स तक उस इवेंट ने अर्थ के टेम्परेचर को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया। एयर में मौजूद टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें एरोसॉल्स कहा जाता है, उन्होंने नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले स्पेस में ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट की और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वापस उतना ही हो गया जितना स्टीम इंजन के आने से पहले था। हार्वर्ड प्रोफेसर डेविड कीथ का कहना है कि यदि अर्थ पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशंस को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो अर्थ की हीटिंग को कम किया जा सकता है। वो इसी वोल्केनिक इफेक्ट को मिमिक करना चाहते हैं। इसी थ्योरी को स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन यानी SAI कहा जाता है। इस प्रोसेस में एरोसॉल्स को स्ट्रेटोस्फीयर में इंजेक्ट किया जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो अर्थ के सरफेस से 15 से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। थ्योरेटिकली एरोसॉल्स स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर वाटर पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होकर अगले 1 से 3 साल तक यूजुअल से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। अर्थ को परमानेंटली कूल करने के लिए एरोसॉल्स को कई दशकों तक लार्ज एरियाज में स्ट्रेटोस्फीयर में इंजेक्ट करना होगा, जिसके लिए बलून्स, आर्टिलरी, एरोप्लेन्स और ह्यूज टावर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का एक और तरीका है। दोस्तों, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ओशंस के लार्ज एरियाज को फोम से कवर करके हीट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को ओशन फोमिंग कहते हैं। अर्थ का 70% सरफेस ओशन से कवर्ड है। पानी, जो कि अपनी गहराई की वजह से बहुत डार्क दिखाई देता है, वो बहुत कम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है और बहुत सी हीट स्टोर कर लेता है। कोई भी सरफेस जितना लाइट कलर्ड होता है वो उतनी कम हीट एब्जॉर्ब करता है। इसे एल्बीडो इफेक्ट कहते हैं और यही वाटर सरफेस पर भी लागू होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के एक क्लाइमेट साइंटिस्ट कोरी गैब्रियल बताते हैं कि माइक्रो बबल से ओशंस के सरफेस पर फोम यानी कि झाग प्रोड्यूस की जा सकती है। ये फोम लाइट कलर्ड होने की वजह से डार्क कलर्ड वाटर सरफेस की तुलना में 10 गुना ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा फोम पर्याप्त मात्रा में क्रिएट किया जाए तो प्लैनेट को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन किया जा सकता है। इस फोम को कुछ स्पेशलाइज्ड शिप्स की सहायता से क्रिएट किया जा सकता है। कंटेनर शिप्स की मदद से भी फोम को ओशन के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय किया जा सकता है।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इतने बड़े अमाउंट में सी फोम का मेरीन इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा। एक और मेथड है जिससे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ को कूल किया जा सकता है। वर्ल्ड की बहुत सी सिटीज में गर्मियों के दौरान पारा बहुत ऊपर पहुंच जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क, जो अपने सराउंडिंग से लगभग 2 से 3 डिग्रीज गर्म रहता है। कारण है डार्क रूफटॉप्स, स्ट्रीट्स और साइडवॉक्स का पेड़ों और खेतों की तुलना में ज़्यादा आसानी से हीटअप हो जाना। इसका एक आसान सा सॉल्यूशन है कि हाउसेज और रूफ्स को वाइट पेंट कर दिया जाए। ये एक बहुत ही आसान और चीप तरीका है। एक वाइट रूफ ब्लैक रूफ के मुकाबले 30% ज़्यादा ठंडी होती है। लंबे समय से ये टेक्निक अफ्रीकन, अरब और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज में आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा है, जो हीट को कम करने में कारगर है। 2009 से न्यूयॉर्क सिटी कूल रूफ्स इनिशिएटिव के अंतर्गत सिटी में 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स रूफ स्पेस से भी ज़्यादा जगह को वाइट पेंट किया गया है। साइंटिस्ट ने यह एस्टिमेट किया है कि अगर दुनिया की सभी रूफ्स और साइडवॉक्स को वाइट पेंट कर दिया जाए तो ये 700 मीडियम साइज्ड कोल फायर्ड पावर प्लांट से एमिट होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को सेव करने के इक्विवेलेंट होगा। हालांकि सिटीज़ को वाइट पेंट करने से सिर्फ लोकल क्लाइमेट ही इफेक्ट होगा, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये मेथड ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। दोस्तों, जियो इंजीनियरिंग की एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जहां ये टेक्निक क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकती है, वहीं एमिशंस रिडक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसे दूसरे मेथड्स सिर्फ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं, उसे घटाते हैं, रिवर्स नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मेथड इतना इफेक्टिव है तो इसे अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, अर्थ के वेदर सिस्टम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरकनेक्टेड हैं। वेदर के एक एस्पेक्ट को छेड़ने से डेंजरस अनफोर्सीन रिपल इफेक्ट हो सकते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट ब्लॉक करने से रेन पैटर्न्स शिफ्ट हो सकते हैं। इससे एशियन मॉनसून्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस पर 2 बिलियन लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए निर्भर हैं। सनलाइट कम मिलने से फार्म्स की प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे फूड शॉर्टेज हो सकती है। ये ओजोन लेयर को डैमेज करने या एसिड रेन जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी ट्रिगर कर सकता है। क्रिटिक्स तो इस टेक्नोलॉजी को एक पोटेंशियल क्लाइमेट वेपन का नाम भी दे रहे हैं। जियो इंजीनियरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है और इसके लिए ज़्यादातर इनिशिएटिव्स केवल थियोरेटिकल या यूं कहें कि स्मॉल स्केल टर्म्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ इसे गवर्न कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि जियो इंजीनियरिंग की कुछ फॉर्म्स जैसे कि रिफॉरेस्ट्रेशन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल और इजी टू इम्प्लीमेंट है। जियो इंजीनियरिंग को पॉलिटिकली फीजिबल बनाने के लिए साइंटिस्ट को आम लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ऐसा करना फीजिबल है। बहुत ही अनसर्टेनिटीज और पोटेंशियल रिस्क को देखते हुए स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन यानी कि SAI अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है और ओशंस पर आर्टिफिशियल फोम को क्रिएट करने की फिजिबिलिटी अभी बहुत कम है। साथ ही साथ कार्बन कैप्चर टेक्निक्स भी एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। इसलिए आज ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को जल्द से जल्द रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आज ये कह पाना मुश्किल होगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इस तरह बढ़ती रही तो क्या हम जियो इंजीनियरिंग को अपनाएंगे या नहीं, और क्या इससे क्लाइमेट चेंज का खतरा कम होगा या फिर और बढ़ जाएगा। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही ढूंढना होगा और जिसकी अभी हमें पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर हार्वर्ड प्रोफेसर डेविड कीथ, जो कि इंजीनियरिंग एंड पब्लिक पॉलिसी में काम करते हैं, उनका कहना है कि जियो इंजीनियरिंग को पूरी तरह से नकारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस पर और गहराई से रिसर्च की जानी चाहिए। इस क्रिटिकल वक्त में जियो इंजीनियरिंग के बारे में बात ना करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जियो इंजीनियरिंग भी ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर पाएगी, इसलिए लॉन्ग टर्म में हमें क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के रास्ते ढूंढने ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस अर्थ को कूल करने को लेके। ऊपर बताए गए मेथड्स में आपके हिसाब से सबसे फीजिबल और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तरीका कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।